बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 9। इसमें हम जो चैप्टर का जो नाम है वो नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और जो चैप्टर का पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम भी केमिकल काइनेटिक्स ही है। इसमें फिर हम ये देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होते क्या हैं और इसका मतलब क्या होता है और इसको हमने करना क्या है। केमिकल का लफ्ज़ जब भी आता है, केमिकल का लफ्ज़ जब भी आता है, इसका मतलब यह है कि ये एटम्स से रिलेटेड लफ्ज़ है, मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड लफ्ज़ है, आयंस से रिलेटेड लफ्ज़ है। अगर हम थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं तो फार्मूला यूनिट से रिलेटेड हैं और कंपाउंड से रिलेटेड कोई बात है तो हम इसको केमिकल कहते हैं। तो केमिकल जो है, केमिकल का जब भी हम लफ्ज़ देखते हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि हम जो है यहाँ पे इस वक्त हम किसी एटम की बात कर रहे होते हैं या हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं या हम किसी आयन की बात कर रहे होते हैं या हम किसी फार्मूला यूनिट की बात और किसी कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं। आपको पता है कि ये एटम का क्या मतलब है। एटम जो है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ होते हैं? ये एटम के अंदर होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और शेल्स होते हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हम कह रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ होते हैं? ये एटम के अंदर होते हैं। तो फिर ये मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल में द स्टेबल पार्टिकल, ये स्टेबल पार्टिकल है जो कि विच कैन एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है फ्री इन नेचर। ये अकेला भी हो सकता है, मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, जैसा कि नोबल गैसेस है, ये अकेले रह सकते हैं। इस वजह से इसको मोनोएटॉमिक कहते हैं। डायएटॉमिक भी होते हैं, दो तीन मिल के रहते हैं। ट्राईएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। ये सब के सब क्या है? इसको फिर मॉलिक्यूल कहते हैं। आमतौर पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल में नॉन मेटल ये मिल के रहते हैं। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद बात आती है आयंस के तरफ।
कि आयंस क्या चीज़ है। आयंस जो है, आयंस चार्ज्ड पार्टिकल है। आयन चार्ज्ड पार्टिकल्स है। ये अमूमन दो किस्म के होते हैं, कैटाइन होता है और एनाइन होता है। कैटाइन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, एनाइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। फार्मूला यूनिट किसे कहते हैं? फार्मूला यूनिट समझने के लिए हम फिर ये करते हैं कि अगर आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है, इसको फिर फार्मूला यूनिट कहते हैं। कंपाउंड में दोनों चीज़ें आ जाते हैं। कंपाउंड में अक्सर ऐसा होता है कि फार्मूला यूनिट भी आ जाता है, फार्मूला यूनिट भी आता है और मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। ये सब के सब थोड़ा सा ब्रीफली इन चीज़ों के बारे में बताना था कि ये जो केमिकल्स क्या होते हैं, ये जो एटम्स क्या होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स मोबाइल से निकला है, मोशन से निकला है, मूवमेंट है। काइनेटिक्स मोबाइल से निकला है, मोशन से निकला है, या मूवमेंट हम कहते हैं जब भी किसी भी चीज़ में मूवमेंट होती है, मोशन होता है, मोबाइल होता है, मूव कर रहे होते हैं चीज़ें, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब बनता है? केमिकल काइनेटिक्स से मुराद यहाँ पे ये हम ले सकते हैं कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं और फार्मूला यूनिट्स हैं, ये सब मूव कर रहे हैं। ये तो हो गया है, इनका लफ्ज़ी मानी है केमिकल काइनेटिक्स यानी मूवमेंट है। लेकिन हम असल में ये देखना चाहते हैं कि ये मूव कर रहे हैं, इनके मूव करने की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये कितने टाइम में बन रहा है। जब हम ये स्टडी करते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं, इनके आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट के तैयार होने में कितना टाइम लग रहा है, इसको कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं कि कितने रिएक्टेंट्स हैं और वो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की वजह से कितने टाइम में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इन्होंने कितना टाइम लिया है, इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमें मालूमात दीजिए। डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की एक ब्रांच है which deals with, इसका किसके साथ ताल्लुक है? which deals with the rate of chemical reaction
and factors affecting chemical reactions is called chemical kinetics. तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ये हो गया है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ हमने ये चीज़ें देखनी है कि ये केमिकल काइनेटिक्स है। और केमिकल काइनेटिक्स में हम टाइम को कंपेयर कर रहे होते हैं, टाइम से रिलेट कर रहे होते हैं। हम रिएक्शंस को टाइम्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जब हम रिएक्शंस को टाइम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो उस केमिस्ट्री की ब्रांच को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स फिर हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन हो रहा है, इसके होने में टाइम कितना लग रहा है? इसके होने में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। तो जब हम इस 15 से 20 मिनट को 15 मिनट को 20 मिनट को जब हम रिलेट करते हैं, किसके साथ रिलेट करते हैं? अगर हम इसको रिलेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ, कि रिएक्शन के कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा है, रिएक्शन के कंप्लीट होने में इतना टाइम है, इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब हम फैक्टर्स देखना चाहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आ जाने की वजह से या जिनके चले जाने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन की स्पीड है, वो स्पीड बढ़ जाती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के आने की वजह से, रिएक्शन के चले जाने की वजह से, उन चीज़ों के आने की वजह से, उन चीज़ों के चले जाने की वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। रिएक्शन के स्पीड अप होने के इन चीज़ों को हम केमिकल फैक्टर्स कहते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो जब हम उन फैक्टर्स को भी पढ़ रहे होते हैं कि रिएक्शन को तेज़ करना है, क्या डालना होगा, कौन से केमिकल्स डालने होंगे, कैसे केमिकल्स डालने होंगे, इसको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन मैकेनिज़्म हो गया, और सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ हम ये जो चीज़ें हैं, हमें क्या डिसाइड करने के लिए कौन से कवानीन हमें यूज़ करने हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो हमारी मदद करते हैं। उसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है और कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्या मदद होता है? विच रिएक्शन इज feasible and which reaction is not feasible। ये हमें पता चलता है इन चीज़ों से। थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन कवानीन है, उन कवानीन को हमने देखना होता है, उसकी मदद से हमें सब कुछ पता चल जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक रिएक्शन कितना तेज चलता है, हाउ फास्ट रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितनी तेज़ी है, हाउ फास्ट रिएक्शन अकर्स। हम ये देख रहे होते हैं कि रिएक्शन तेज़ी से मूव कर रहा है। और फिर हम ये भी देख सकते हैं हाउ
रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, हम रिएक्शन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ करने हैं, और इसके साथ साथ वो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो कि जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएबल्स, जिसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है जिसको हम इनकी वजह से रिएक्शन इफेक्ट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन, अफेक्टिंग द रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिएक्शन मुतासिर होता है, स्पीड अप हो जाता है या नहीं होता है। इसकी मिसाल ऐसी है, जब हम क्या करते हैं, देखें हम खाना है, हम खाना खाते हैं। अब इस खाने को हमने रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। हमने क्या कर दिया, रेफ्रिजरेटर में हमने खाने को डाल दिया ताकि हम इसको प्रिजर्व कर सकें। तो हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या है कि ये रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, इस खाने को ठंडा कर रहा है। टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर के डिक्रीज्ड है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से इस खाने के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस के स्लो डाउन होने की वजह से खाना प्रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक्स ने अपना रोल अदा किया है, रिएक्शन का रेट कम कर दिया है। रिएक्शन जो तेज़ी से जा रहा होता है उस रिएक्शन को कंट्रोल कर दिया है। तो इस तरह खाना डिकम्पोज नहीं होता है। डिकम्पोज ना होने के लिए हमने टेम्परेचर का यूज़ किया है। इसी तरह केमिकल काइनेटिक्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमें डेली लाइफ में केमिकल काइनेटिक्स के लिए डेली लाइफ में केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। डेली लाइफ में केमिकल काइनेटिक्स प्ले वाइटल रोल। तो डेली लाइफ में केमिकल काइनेटिक्स वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इनका रोल है। इंडस्ट्रीज़ में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इंडस्ट्रीज़ में कैसे, अब अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन का आप टेम्परेचर कम कर दो। जब आप टेम्परेचर मेडिसिन का कम कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज्ड, अब मेडिसिन की टेम्परेचर कम कर दो। मेडिसिन के टेम्परेचर के कम करने की वजह से तो क्या होता है, जो मेडिसिन है उनकी एक्सपायरी जो है वो क्या होती है, डिले हो जाती है। वो जल्दी फिर एक्सपायर नहीं होते हैं, मेडिसिन जल्दी एक्सपायर नहीं होते। अब देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन हम इनको इसकी मदद से हम एक्सपायरी डेट का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, और साथ में प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं ऑफ एक्सपायरी डेट की हम रिडक्शन लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई टेम्परेचर को अगर हम कंट्रोल कर देते हैं तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की वजह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। फिर अगर हम आते हैं कि हम अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि कोई रिएक्शन को हमने स्पीड अप करना है, तो स्पीड अप करने के लिए क्या करना होगा, ये हम देख सकते हैं। इसमें अगर हम आते हैं, देखें
जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास अमूमन 3 किस्म के होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास अमूमन 3 किस्म के होते हैं। उन 3 किस्म में एक तो ये होता है कि बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है, और दूसरा जो होता है बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है, और तीसरा जो होता है वो मॉडरेट स्पीड शो करता है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन होता है। हमें अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए जिसका जो बहुत फास्ट रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे बारूद का फटना, बारूद के फटने के लिए मिनिमम बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर हम देखते हैं कि हम जब बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं पटाखों के साथ और या खिलौने के बारूद के साथ अगर वो खेल रहे होते हैं, तो उनको एक्सप्लोड करवाने के लिए क्या होता है, वो माइक्रो सेकेंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो हम इसका टाइम मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डिवाइसेस आम तौर पे मौजूद नहीं होते हैं जिन डिवाइसेस की मदद से हम रूटीन में ये मालूम कर सकें कि इस तरह तेज़ रिएक्शन जो हो रहा है, इस तरह तेज़ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इनके रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हमें तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस का होना ज़रूरी होता है, जो आमतौर पे ये सेंसिटिव डिवाइस अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरा होता है स्लो रिएक्शन। दूसरा फिर इतना स्लो रिएक्शन होता है जैसा कि कोरोजन, लोहे को जंग लग जाना। अब लोहे को जंग लगने के लिए आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी मालूम नहीं कर सकते हैं। हम अगर केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक को आगे ले जाना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन को हम आगे लेके जा सकते हैं, हम मॉडरेट रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है हमारे पास। बाकी हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स बाकी दो के लिए जो वेरी फास्ट है और वेरी स्लो है, इनके लिए हम काम आगे नहीं ले जा सकते हैं। अब एक रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन हम इसको कैसे स्लो कर सकते हैं। बारूद है, उसको पानी छिड़क दो, बारूद पर पानी छिड़क दो, पानी डाल दो। अब पानी के छिड़कने की वजह से ये बारूद जो बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड कर रहा था, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया। तो ये जो पानी का छिड़कना है ये एक फैक्टर हो गया है, पानी नमी ये एक फैक्टर हो गया है कि ये रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर रहा है, बारूद के रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। और दूसरी तरह अगर हम ये माचिस की तीली है, ये भी बारूद की मिसाल है। माचिस की तीली है और बच्चे जो खेलते हैं, पटाखे खेलते हैं, ये भी बारूद की एग्जाम्पल है। इनको आप गीला कर दो, इसमें आप पानी डाल दो, पानी के डालने की वजह से क्या होता है कि ये जो है ये फिर माचिस की तीली नहीं जलती है। और इसी तरह जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं, जो पटाखे होते हैं, वो नहीं जल रहे होते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसी तरह अगर हम स्लो रिएक्शन की तरफ आते हैं, स्लो रिएक्शन में देखिए, अगर लोहे पर आप पानी डाल देते हैं, लोहे को अगर आप गीला कर देते हैं, लोहे को गीला करने की वजह से ये जो लोहा है ये तेज़ी से इसको जंग लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए पानी के डालने की वजह से फैक्टर
चेंज हो गया है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया और फैक्टर यहाँ पे पानी है, तो इसने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दिया है। ये जो है ये फिर क्या होता है, हम फिर वो फैक्टर्स भी साथ साथ देख रहे होते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की जो इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि केमिकल्स होते हैं जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, फार्मूला यूनिट और कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारे चीज़ों के साथ साथ हम ये देख रहे होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस आपस में किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं। इनके रिएक्शन के लिए हमें ये देखना होता है कि कितने रिएक्शंस तो कर रहे हैं, रिएक्शंस कितने टाइम में कर रहे हैं, कितना टाइम ये ले रहे हैं, इनका जो मैकेनिज़्म होता है, जब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, इनके मैकेनिज़्म को हमने देखना होता है। इस मैकेनिज़्म में अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स का अगर हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। रिएक्शन किस वजह से फास्ट होता है? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में आयंस पहले से ही मौजूद होते हैं। जब भी हम कोई भी रिएक्शन अगर हम करवाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है कि हमारे बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड टूटी हुई हालत में हो। बॉन्ड अगर साबित है तो रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन को करवाने के लिए बॉन्ड का तोड़ना ज़रूरी है। अब आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दो। आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालने की वजह से जो पानी में सॉल्युबल है वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। उनके पानी में सॉल्युबल होने की वजह से कैटायन अलग हो जाता है और एनायन अलग हो जाता है। कैटायन भी अलग हो गया और एनायन भी अलग हो गया। इन दोनों के अलग होने की वजह से अब दो डिफरेंट हमने टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट केमिकल्स आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बनाया है। अब इन दोनों में पहले से ही आयंस मौजूद हैं। इनके आयंस के मौजूद होने की वजह से जो ही हम इन दोनों को मिलाते हैं तो फौरन रिएक्शन हो जाता है। तो ये फास्ट रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन होता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम मालूम नहीं कर सकते हैं, ये फास्ट रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, इन दोनों का हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं तो एसिड और बेस जो ही पानी के सॉल्यूशन में जाते हैं तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह जो बेस होता है वो हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल है और वहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों इतने तेज़ी से मिलते हैं कि हमें इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे जब हम देख रहे होते हैं, हम जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम फैक्टर्स भी देखते हैं, मैकेनिज़म्स को भी देखते हैं, केमिकल रिएक्शन रेट को भी देख रहे होते हैं। इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ये आमतौर पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के मुताबिक चल रहे होते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के मुताबिक हम ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन हो सकता है या ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ के टेम्परेचर स्लो डाउन कर देते हैं, जैसा खाना है, खाने का टेम्परेचर हम स्लो डाउन कर देते हैं, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, इसको हम फ्रिज में रखने की वजह से खाना ठंडा हो जाता है। खाने के ठंडे होने की वजह से खाने में जो केमिकल्स मौजूद हैं उनकी रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। जब उनकी रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है तो स्लो डाउन के हो जाने की वजह से अब रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, कोई डीके नहीं हो रहा है। फूड वो प्रिजर्व हो गया है। प्रिजर्व किस वजह से हुआ है? टेम्परेचर के कम करने की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर दिया है। तो इस वजह से केमिकल काइनेटिक्स का हमारे रूटीन लाइफ में
वाइटल रोल अदा करता है, बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे हमारे ऐसे मेडिसिन्स होते हैं। उन मेडिसिन्स को अक्सर हम कहाँ रखते हैं, उसको हम अक्सर जो है फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख रहे होते हैं। उनकी भी एक वजह यही है कि हम उस मेडिसिन को प्रिज़र्व करना चाह रहे हैं कि जितने ये ठंडे होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्लो डाउन हो जाती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी स्लो डाउन हो जाती है उतने वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, रिएक्शन स्लो करते हैं। जितने ये स्लो डाउन रिएक्शन करते हैं उतना ही फ़ायदा ये होता है कि ये डीके नहीं होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये एक्सपायरी के तरफ नहीं जाते हैं। तो हम एक्सपायरी डेट की प्रिडिक्शन भी टेम्परेचर के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमने इस टेम्परेचर पर इस मेडिसिन को रखा है तो इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ तक चल सकती है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दिया, इसका मतलब यह है कि एक्सपायरी डेट जल्दी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद होती है। तो हमारे पास आम तौर पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो उसमें फास्ट रिएक्शन भी होता है, स्लो रिएक्शन भी होता है, मॉडरेट रिएक्शन भी होता है। अगर हम फास्ट रिएक्शन की कोई एग्जांपल ढूंढना चाहते हैं तो हमें एक एग्जांपल मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें बेस हम डालते हैं, इसमें एसिड हम डालते हैं। अब ये जो बेस है ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, साथ में इधर हाइड्रोक्सिल आ गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, साथ में ये हाइड्रोक्सिल आ गया। ये दोनों इतने तेज़ी से मिलते हैं, ये दोनों जो है बहुत तेज़ी से मिलते हैं। इन दोनों के तेज़ी से मिलने की वजह से ये पानी बन जाता है, रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसी पानी में ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मूव कर रहे होते हैं, ये उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो ये इन दोनों की वजह से ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो फास्ट रिएक्शन की एक एग्जांपल ये भी है कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख रहे होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्लो रिएक्शंस फिर कौन से हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस अमूमन स्लो रिएक्शंस होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस फास्ट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं। क्यों स्लो रिएक्शन होते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको हमने तोड़ना होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसको तोड़ने के लिए मोर एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए ये मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही इनका ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत स्लो है। तो आम तौर पे हम अगर केमिकल काइनेटिक्स में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, टाइम के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ये 3 किस्म के रिएक्शंस हैं। जो बहुत फास्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो बहुत स्लो है वो आम तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं, जो नॉन पोलर होते हैं और जो मॉडरेट होते हैं उनका हम केमिकल काइनेटिक्स मालूम कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा रहा जो कि अभी ख़त्म हो गया है और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।